हे फ्रेंड्स, मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन जो टॉपिक है वो हमने थोड़ा क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है। क्लास 10 में हमने, अब याद करो, अपने डिस्टेंस फार्मूला से शुरुआत की होगी। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा हमने और सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा। आज हम उसी से स्टार्ट करेंगे और इसको थोड़ा हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट कहीं दूर पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। तो AB के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसे हम कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया AB का डिस्टेंस। अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम उनके बीच का डिस्टेंस लिख सकते हैं ऐसे। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? अगर इन्हीं दो पॉइंट्स की हम बात करें, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पॉइंट है C पॉइंट है जो AB को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो हमने C के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे क्लास 10 में। याद करो भी क्या लिखे थे? C के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे थे x = जो m है वो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, n को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ऐसे था कुछ, याद आ गया होगा। y = m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली थोड़ा सिमेट्रिकल है, ये हम याद कर देते हैं। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? अगर ये पॉइंट A है, ये कहीं पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, ठीक है भाई। A के कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं x2, y2, C के कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं x3, y3। तो अगर हमने इसका एरिया लिखना है तो एरिया हम लिखेंगे हाफ लगा लेना भैया, ठीक है। x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये मॉड क्यों लगाया? मॉड हमने इसलिए लगाया है क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमने इसको, अगर बाई चांस ये क्वांटिटी नेगेटिव भी आ गई तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ये मॉड के बाद हर चीज पॉजिटिव आती है, चाहे अंदर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो हमने इसको पॉजिटिव कर दिया एरिया को, ठीक है भैया। तो एरिया को पॉजिटिव कर दिया। और इसको हम याद कैसे करेंगे? तो थोड़ा सिमेट्रिकल हम देख लेते हैं। जैसे पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 1। क्या है ये? थोड़ा देख लेते हैं। हमने शुरुआत करनी है x से। हमने पिक किया 1 x1, फिर y को लेकर आना है y2 माइनस y3, फिर ब्रैकेट क्लोज। इतना पार्ट हो गया। फिर दोबारा x2, फिर दोबारा x से शुरुआत करेंगे। अब 1 से नहीं करेंगे, 2 से करेंगे क्योंकि 1 पहले आ चुका है। फिर 2 से शुरुआत करेंगे। तो 2 से शुरुआत की तो x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये भी थोड़ा आप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आप नोट कर लो। इसको हम इंटरनल डिवीजन भी बोलते हैं। इंटरनल डिवीजन। अभी हम आगे एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ेंगे। अभी ये क्लास 10 में पढ़ा था, अभी क्लास 11 में हम एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ेंगे। ये आप नोट कर लो।
उतने में ये इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ी इंटरनल डिवीजन होगी, अब ये पढ़ेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अभी क्या है, ये सी पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। पहले वाले में क्या था, ये सी पॉइंट अंदर था इसके, तो AC अपॉन AB m/n था। इसमें क्या है, AC अपॉन CD जो है वो m/n के रेशियो में है, और जो C पॉइंट है वो AB की लाइन के ऊपर और थोड़ा बाहर है। अगर पॉइंट C बाहर हो तो उसे हम एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। तो इसमें वही x1 y1 x2 y2, इसको x, y, ठीक है। तो इसमें भी हमने यहाँ पे C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो कि हमें रेशियो दिया हुआ है m/n। तो m जो रेशियो है वो A और C के बीच में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और जो m है वो B और C के बीच में है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, बस इतना आपने याद रखना है। जो x कोऑर्डिनेट जो है वो आएगा हमारे पास mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। अभी यहाँ पे याद रखने वाली बात जो है वो ये है कि पहले वाले सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल डिवीजन में यहाँ पे प्लस आता था, यहां पर आएगा माइनस। एक्सटर्नल डिवीजन में अगर पॉइंट C बाहर है तो एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में बीच में माइनस आता है, ये हमें बात याद रखनी। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हुए, अभी सेक्शन फॉर्मूला में हमें यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। बाय चांस हमें ये क्वेश्चन आ जाए कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट, इसे क्वेश्चन तो कर लोगे, कोई इतनी खास बात नहीं है, ये हमने क्लास 10 में भी क्वेश्चन किए होंगे। ये पॉइंट A है x और y, ये पॉइंट B है x1 और y1, और ये लाइन जा रही है ax by प्लस c इक्वल टू 0, ये लाइन है। तो बताओ भाई ये लाइन जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी? हमने ये रेशियो निकालना है, ये रेशियो, मान लो ये c है और हमने निकालना है AC अपॉन BC। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा एक जेन्युइन वे देख लेते हैं। मान लो कि रेशियो है k:1, k:1 में डिवाइड कर रहा है। इसको हमने मान लिया k, इसको हमने मान लिया 1। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, kx1 प्लस 1 x1। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेंगे। अब जो x और y हमारे पास आए हैं, ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हम इसको सेटिस्फाई करवा देंगे। हमें x1 पता है, x पता है, इसमें भी हमें y1 पता है, y पता है, तो हमारे पास k आ जाएगा,
हमें ये भी दिया होगा, ए बी और सी दिया होगा, हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आगे जाके। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, एक्स में हमने ये वैल्यू पुट की, वाई में हमने ये वैल्यू पुट की, तो हमारे पास x1 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो बचा क्या वेरिएबल k, और k आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक फॉर्मूला जो हम, ये तो हो गया एक एक वेल डिफाइंड वे, सॉरी ये एक वेल डिफाइंड वे हो गया। अभी हम आगे फॉर्मूला करेंगे। फॉर्मूला हम थोड़ी जगह बना लेते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सिंपल है, थोड़ा फॉर्मूला। इसको रेज कर दो, इसको रेज कर देता हूँ, याद कर थोड़ा नोट कर लो पॉज करके। ठीक है, हमें ये लाइन दी हुई थी। अभी हमने निकालना था AC अपॉन BC। इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, अगर हम याद करें माइनस लगा के, माइनस मत बोलना, माइनस याद कर लो। जो ये लाइन है उसमें अगर हमने पहले A लिखा है तो हम A के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, AX प्लस BY प्लस C अपॉन नीचे BC का रेशियो है तो B के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, A x1 प्लस B y1 प्लस C। तो हमें इसमें A पता है, B पता है, C पता है, X पता है, Y पता है, इसमें सब कुछ पता है, तो हमारे पास एक डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास फोन में है। क्वेश्चन यहां पर लिख लेते हैं। हमें लाइन दी हुई है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। पॉइंट A दिया हुआ है 1,3, पॉइंट B दिया हुआ है 2,7। हमें निकालना है कि जो ये लाइन है इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। मान लेते हैं कि एक पॉइंट C है जो इसके ऊपर लाई कर रहा है और इन दोनों के बीच में है, तो हमने AC अपॉन BC को निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये है, ये लाइन L है, तो और ये पॉइंट जो है ये है C। ठीक है, हमने AC अपॉन BC निकालना है। पहले वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो शुरू करते हैं। पहले तो जेन्युइन वे देख लेते हैं। मान लो कि रेशियो k:1 है और हमें लाइन दी है, पॉइंट दिए हुए हैं 1,3, 2,7। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जो x कोऑर्डिनेट होगा वो k से मल्टीप्लाई होगा 2 को 2k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो k मल्टीप्लाई होगा 7 से प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, k प्लस 1। तो C के कोऑर्डिनेट्स हमें ये मिल गए। अब जो C पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर तो लाई कर रहा है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। 3 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये है x, ये है y। इस इक्वेशन में x और y को पुट कर देते हैं, प्लस y की वैल्यू क्या है
7k प्लस 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहां पर अगर देखें तो एक ही वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 इंटू 2 6 प्लस 7 13 माइनस 9 13 माइनस 9 4k और 3 प्लस 3 6 6 माइनस 9 इज माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या आई 3/4 मतलब रेशो क्या आया हमारे पास k is to 1 is 3/4 रेशो 1 और 3 is to 4 मतलब जो ये लाइन है वो ए बी को 3:4 में डिवाइड कर रही है। ठीक है भैया समझ में आ गया। अब ये हो गया पहला वे और दूसरा वे तो हमें पता ही है डायरेक्ट फॉर्मूला AC अपॉन BC। एक बार चेक कर लेते हैं हम फॉर्मूला पुट करके। माइनस मत भूलना, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस हमने A ऊपर लिखा है तो A का कोऑर्डिनेट इस लाइन में पुट कर देते हैं। 3 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 9 अपॉन नीचे हमने BC लिखा है मतलब B का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में पुट करना है। 3 इंटू 2 प्लस 7 माइनस 9 इक्वल्स टू क्या आएगा रेशो 3 3 6 माइनस 9 माइनस 3 एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 3 अपॉन 3 तो 6 7 6 13 माइनस 9 4 3:4 का रेशो आ गया। देखो फॉर्मूला से भी एक बार कंफर्म हो गया कि जो किया है हमने ठीक किया है। अच्छा यहाँ पे एक बात और नोट कर लो, अगर तो रेशो पॉजिटिव है तो है भैया इंटरनल डिवीजन। ठीक है अगर रेशो पॉजिटिव तो है इंटरनल डिवीजन। अगर रेशो नेगेटिव आए तो क्या होगा तो होगा एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन ठीक है अगर रेशो नेगेटिव आए तो एक्सटर्नल डिवीजन, ये बात याद रख लेना। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है भाई समझ में आ गया। अभी एक क्वेश्चन इसके लिए काफी है, रिवाइज कर देते हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। किन पॉइंट्स के बारे में? एक ट्रायंगल के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जैसे कि आपने सुना होगा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड सुना होगा आपने, इन सेंटर सुना होगा, सर्कम सेंटर सुना होगा, एक्स सेंटर सुना होगा, ऑर्थो सेंटर सुना होगा। ये 4-5 पॉइंट्स होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड्स जेईई मेन और जेईई एडवांस के हिसाब से। तो हम पहले शुरुआत करते हैं सेंट्रॉइड से। सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड वो पॉइंट है जो एक ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन होंगे, 3 मीडियन जहां जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक मीडियन है और ये एक मीडियन है और ये एक मीडियन है। तो जो ये पॉइंट है जी, सेंट्रॉइड को हम जी से डिनोट करते हैं, याद रख लेना।
जो G है वो सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड है मीडियंस का इंटरसेक्शन। चलो जी, कुछ इसकी सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली बात तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे कैसे? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे। अगर इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ये होंगे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। सिंपल फॉर्मूला, ठीक है भैया। अभी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सेंट्रॉइड की? सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है, सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। जैसे ये D है, ये मिड पॉइंट है इसका, AD जो है वो मीडियन है, और ये जो है ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, 2:1 में। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट है G डिवाइड्स AD इन 2:1। ठीक है। थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से। जेई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि जो ये एरिया बना ना, ये जो एरिया बना, ये तीनों एरिया हैं जो इक्वल होंगे। ये तीनों एरिया AGB BGC CGA, एरिया को हम डेल्टा से करेंगे डिनोट। डेल्टा ऑफ AGB इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ BGC इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ CGA। मतलब सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से तीन इक्वल एरिया के ट्रायंगल हम फॉर्म कर सकते हैं एक ट्रायंगल के अंदर। ठीक है भैया, समझ में आ गया। और हम क्या लिखेंगे? सेंट्रॉइड के 3 प्रॉपर्टीज। ठीक है, उतने ये नोट कर लो। नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इन सेंटर। इन सेंटर क्या है? एक ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बाइसेक्टर है, इन सेंटर क्या है? इन सेंटर है एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे। तीनों एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन को इन सेंटर कहते हैं। ये हो गया I, इसको हम I से डिनोट करते हैं। I, ठीक है भैया। इन सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। और सेकंड जो हम लिखेंगे, सेकंड पॉइंट जो लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट्स का एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स x3 y3, और हमें लेंथ गिवन है, लेंथ हमें गिवन है, इसकी लेंथ है a, इसकी लेंथ है b, इसकी लेंथ है c।
याद रखना जो ए है, ए लेंथ एंगल ए के सामने है, और जो बी है वो बी एंगल के सामने है, और जो सी लेंथ है वो सी एंगल के सामने है। आपने ये बात ध्यान में रखनी है। तो हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान रखना जो a है वो ये है, और जो x1 है वो इसके बिल्कुल सामने है। मतलब जो सामने वाली साइड है उसके जो सामने पॉइंट है उसको मल्टीप्लाई करना है ax1 b x2 c x3। ठीक है, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट इन सेंटर पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही खास प्रॉपर्टी है। अगर मान लो कि अगर ये D है, ये एंगल बाइसेक्टर है, यहां पे लिख देते हैं AD एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है AD। जो AD है वो BC को किस रेशो में डिवाइड करेगा, BD अपॉन DC इज इक्वल टू BD इस साइड है, DC इस साइड है, BD के साथ जो साइड है वो C है, और DC के साथ जो साइड है वो B है। तो BD के साथ जो है वो C, तो C ऊपर आएगा, DC के साथ B, तो B नीचे आएगा। मतलब AD BC को C/B रेशो में डिवाइड करेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन सेंटर की सारी प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लो, ये याद रखने वाली प्रॉपर्टीज हैं। BD का इससे क्या होगा, इससे हमें हेल्प क्या मिलेगी, अगर ये हमें रेशो पता है C/D में रेशो डिवाइड कर रहा है, तो हम D के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। D के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो हमारे पास AD की लेंथ आ जाएगी। AD की लेंथ आ गई तो हम आगे ये क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट के, फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर लेंथ AD, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम एक और प्रॉपर्टी लिखें इसकी एंगल बाइसेक्टर की, वो ये है कि जो इन सेंटर है, इन सेंटर की खास बात है, जो AI अपॉन ID है वो क्या होगा, वो होगा B प्लस C अपॉन A। अच्छा भैया ये कैसे याद करेंगे, ये हम याद करेंगे, जो ये एंगल बाइसेक्टर है ये यहां से स्टार्ट हुआ था A से, तो हम A को रखेंगे नीचे, बाकी दोनों को ऊपर। अगर हमसे पूछा जाए कि BI अपॉन I, यहां पे मान लो E है, IE क्या होगा, ये होगा, नीचे लिखेंगे B, ऊपर आएगा A प्लस C। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, इससे हमारे पास इन दोनों का रेशो पता चल गया। अगर हमें A B C साइड्स गिवन है तो हमें रेशो पता चल गया, तो हमें इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने इजी हो जाएंगे, रादर देन हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़े। ठीक है, ये इन सेंटर का पोस्टमार्टम है, नोट कर लो इसे। नोट कर लिया। अभी हम नेक्स्ट करेंगे सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर हेडिंग डाल लो, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर एक वो पॉइंट है जहां से
तीनों ट्रायंगल के पॉइंट्स जो हैं वो इक्वी डिस्टेंट हैं। इक्वी डिस्टेंट का मतलब तीनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो सर्कम सेंटर से सेम होता है। जैसे ये मैंने बनाया एक सर्कल, ये एक ट्रायंगल, और ये मान लो कि पॉइंट है सी जो कि है सर्कम सेंटर। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर की एक प्रॉपर्टी है, वो तीनों साइड्स को कंसाइक्लिक कर देता है, मतलब तीनों साइड जो है वो एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे जिसका रेडियस है AC, CC, CB। रेडियस R, इसको हमने नाम दे दिया R, जो कि है AC, CC और CB। ठीक है, इसको C डैश ले लो, इसको D ले लो, AC, CD और CB। ठीक है, तो अभी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहली बात हम कोऑर्डिनेट्स की करते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं C के, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लो कि इसके जो x1 y1 x2 y3 y2 x3 y3। ठीक है, हमें ये एंगल दिया हुआ है A, ये एंगल दिया हुआ है B, और जो ये एंगल दिया हुआ है ये है D। तो सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 sin 2a, x2 sin 2b प्लस x3 sin 2d अपॉन ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसको भी याद करना है। ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा सिमेट्रिकली y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2d अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2d। ठीक है, वो आप लिख लेना, सिमेट्रिकल है इतना तो आना चाहिए। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है? और इसकी ये तो हमने बोल दिया था कि जो रेडियस है वो इक्वल होता है। ठीक है, उतने ये कोऑर्डिनेट्स नोट कर लो। कोऑर्डिनेट्स नोट कर लिए। सर्कम सेंटर की एक और प्रॉपर्टी है, खास बात क्या है, सर्कम सेंटर वो भी बोल देते हैं कि जो BD है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AB है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जो AD है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होते हैं जो BD को इक्वल लेंथ्स में डिवाइड करे और परपेंडिकुलर हो। ठीक है, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे उसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। मतलब सर्कम सेंटर की दो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं। एक तो हमने बोली अभी अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जो दूसरी है वो है A, B और D के इक्वल लेंथ के पॉइंट को सर्कम सेंटर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी, उसको भी आप नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A, ये B, ये C, जो इसका सर्कम सेंटर होगा, इसका सर्कम सेंटर कहां पर लाई करेगा? AC के मिड पॉइंट पर।
AC के मिड पॉइंट पर इसका सर्कमसेंटर लाई करेगा। प्रॉपर्टी लिख लो, मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse of right angle triangle is circumcenter। ठीक है, ठीक है भाई। और ठीक है, तो नेक्स्ट इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट हम करेंगे ऑर्थोसेंटर। अभी हम थ्योरी लिख रहे हैं इसके बारे में, सभी सेंटर्स के बारे में थ्योरी लिख रहे हैं, क्वेश्चन बाद में करेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या है? जैसे ये एक ट्रायंगल है भाई हमारा, ए बी सी, इसके ऊपर बी सी के ऊपर एल्टीट्यूड जाएगा इसका डी के पॉइंट पर। बेसिकली अगर हम देखें ऑर्थो सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तीन ऑल्टीट्यूड्स होंगे एक ट्रायंगल के, तीनों ऑल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ऑर्थो सेंटर बोल देंगे। इसमें ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लो कि अगर ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो जो ये पॉइंट होगा इसको हम ऑर्थो सेंटर बोल देंगे। इसकी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, बस आप डेफिनेशन लिख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स? x कोऑर्डिनेट जो होगा वो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसको x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स x3 y3। ठीक है, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, और जो y कोऑर्डिनेट होगा सिमिलरली y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan b प्लस tan c। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लिया? अभी जो एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी यहां से निकल के आती है वो ये है कि ऑर्थो सेंटर ये है सेंट्रॉइड और ये है सर्कमसेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, G है सेंट्रॉइड, C है सर्कमसेंटर, C है सर्कमसेंटर। पहली बात तो ये एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे। पहली बात तो ये O G C ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे और जो सेंट्रॉइड है वो OC को 2:1 में डिवाइड करेगा। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कमसेंटर इन द रेशियो 2:1। मतलब OG अपॉन GC इज इक्वल्स टू 2:1। OG अपॉन GC 2:1 में डिवाइड कर देता है। अच्छा भैया इसको याद कैसे रखेंगे? अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, दिमाग में नहीं आ रहा रेशियो क्या था। आपने अगर थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज रखते हो तो कंपनी का नाम सुना होगा, हमारी इंडिया की भारत की कंपनी है ONGC।
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये कंपनी है इंडिया की, ठीक है। इसको अगर देखें तो हमारे पास ओ है, ओ जी सी, ओ और जी के बीच में एक दो, दो का गैप 2, और जी और सी के बीच में एक 1 का गैप, ठीक है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि ओ और जी के में 2 आएगा और जी और सी में 1 आएगा, तो ओ जी अपॉन जी सी 2:1। ये ओ एन जी से याद रख लो, ओ एन जी सी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये हमें याद भी हो गया, ये प्रॉपर्टी दिमाग में रख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। जेई में काफी पूछते हैं इसके क्वेश्चन, और बोर्ड्स में भी आ जाते हैं, 11th के जो फाइनल एग्जाम होंगे आपके उसमें भी आ जाएंगे क्वेश्चन। तो अभी भैया आगे इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। आगे नोट कर लो। अच्छा, एक खास बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर, इंसेंटर, ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड, ये चारों पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड का मतलब सेम पॉइंट पर लाई करेंगे, ठीक है। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर और इंसेंटर, ये 4 पॉइंट हमने अब तक पढ़े हैं, और ये चारों पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम पॉइंट पर लाई करेंगे, कोइंसाइड होंगे। और हमने पढ़ लिया कि ONGC 2:1 डिवाइड करता है, ठीक है। ये कोलिनियर होंगे हमेशा, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर हमेशा कोलिनियर होंगे, कोलिनियर। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर और इंसेंटर, ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। इसको भी लिख लो आप अपनी लैंग्वेज में, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड और इंसेंटर, ये चारों पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोलिनियर होंगे। बल्कि बाकी कोई ट्रायंगल हम बोल नहीं सकते कि ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में पक्का है कि ये होंगे, नोट कर लो। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे एक्स सेंटर की। एक्स सेंटर की थोड़ी फिगर जो है वो थोड़ी मुश्किल है ड्रॉ करनी, तो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। जो एक्स सेंटर है उसके हम सिर्फ कोऑर्डिनेट्स याद करने हैं और कुछ नहीं याद करना, क्योंकि और कुछ अभी तक पूछा नहीं गया। एक्स सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो होगा पहली बात आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। 3 एक्स सर्कल बनेंगे तो 3 एक्स सेंटर बनेंगे। एक्स सेंटर I1 जो कि A के ऑपोजिट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जो A के ऑपोजिट है उसका कोऑर्डिनेट होगा -ax1 प्लस by1 प्लस bx1 प्लस cx3 अपॉन -a प्लस b प्लस c। और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? y कोऑर्डिनेट होगा -a y1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन -a प्लस b प्लस c। जो I2 है इसमें ध्यान रखना, जो I1 है वो a के ऑपोजिट था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे -a लिखा, -a। अगर b का ऑपोजिट है तो हम लिखेंगे ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c। सिमिलरली y1 लिख लेना और सिमिलरली I3 का भी लिख लेना, ठीक है। इसमें क्या आएगा? ax1 प्लस bx2 माइनस cx3, क्योंकि ये c का ऑपोजिट होगा तो माइनस cx3 अपॉन a प्लस b माइनस c, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये थे 5 पॉइंट जो एक ट्रायंगल के अंदर
होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। अभी हमारा पॉइंट का सिस्टम जो है, पॉइंट का जो है वो हमारा खत्म हो चुका है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा ये बोरिंग पार्ट हो चुका था पहले। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है स्लोप। आपने सुना होगा एक लाइन की स्लोप होती है, स्लोप एक वेल डिफाइंड होती है लाइन की, x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2। अगर हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो हम उसकी स्लोप कैसे लिखेंगे? स्लोप हम लिखेंगे उसकी, ये लाइन है L। पहली बात तो जो स्लोप है उसको हम tan थीटा से डिनोट करते हैं। tan थीटा, tan थीटा क्या है? थीटा है जो, मान लो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, जो ये होता है थीटा। मतलब एंगल मेड बाय दैट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये एंगल, ये होता है थीटा। ठीक है, तो tan थीटा होती है स्लोप, इसको हम m से डिनोट करते हैं। और m tan थीटा स्लोप कैसे निकालेंगे हम? अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होती है स्लोप। आपको स्लोप निकालनी आनी चाहिए, ये काफी ज्यादा यूज में आती है। ये याद रखना फॉर्मूला स्लोप का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वैसे फॉर्मूला नहीं है तो हम डिराइव भी कर सकते हैं। ये tan थीटा है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ये हमें पता है y2 माइनस y1, ये हमें पता है x2 माइनस x1। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आ गया ये फॉर्मूला, डेरिवेशन भी हो गई, नोट कर लो। ये क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है P, जो कि मिड पॉइंट है AB का, -2,3। हमें दिया हुआ है Q, जो कि मिड पॉइंट है AC का। हमें एक वर्टेक्स दे दी 1,1, एक पॉइंट दे दिया Q 5,2। हमें अब हम इससे क्या है, इससे हम B पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे B पॉइंट? B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1, y1। C के मान लेते हैं x2 प्लस x2, y2। अगर हम देखें -2, ये मिड पॉइंट है तो 1:1 में डिवाइड करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा। 1 होगा इससे मल्टीप्लाई, और जो ये 1 है ये 1 होगा इससे मल्टीप्लाई। मतलब बेसिकली x1 प्लस 1/2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या है? 3। तो क्या आएगा? y1 प्लस 1/2। इससे हमारे पास x1 क्या आया? -2 into -4 -1 -5। और y1 क्या आया? y1 आया 3 into 6 -1 5। b के कोऑर्डिनेट्स क्या आए? -5, 5। सिमिलरली अगर c के कोऑर्डिनेट्स हम देखें, c के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? c के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 10 - 1 9, 4 - 1 3। ये आपको निकालने आनी चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, तो हम सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद करो, क्या लिखवाया था? सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिखवाया था x1 प्लस x2 प्लस x3/3। क्या आएगा इस केस में? 1 प्लस -5 प्लस 9/3। 9 plus 1 10 minus 5 is equals to 5/3। ये हो गया x कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा सेंट्रोइड का? y कोऑर्डिनेट आएगा 1 plus 5 6, 6 plus 3 9/3 equals to 3। मतलब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हमारे पास आया, इसको हम g से
करते हैं डिनोट, तो जी से ही करेंगे। जी का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आया 5/3, 3। पहला पार्ट सॉल्व हो गया सेंट्रोइड का, इसे नोट कर लो। नोट कर लो, नोट। सेंट्रोइड इसको भी इसको सेंट्रोइड को 5/3, ये हमारे पास आ गया सेंट्रोइड। अभी हमने निकालना है इन सेंटर। इन सेंटर का हमें फॉर्मूला पता है, ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c। इसमें हमें पहले x1 x2 x3 चाहिए, वो हमें गिवन है 1 -5 9। a b और c चाहिए, a b और c निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। a क्या है, इसके ऑपोजिट की साइड, तो क्या आएगा 9। a की लेंथ हम निकाल सकते हैं 9 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 -2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्या आया 14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया 196 प्लस 4 200, जो कि है 10√2। ठीक है, वैसे b निकाल सकते हैं, वैसे c निकाल सकते हैं। आप निकाल के देखो एक बार। a हमारे पास आ गया 10√2, b हमारे पास आ गया 9 - 1 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 का अंडर रूट 68। इसको हम लिखेंगे 2√17। c की वैल्यू क्या है -5 -1 -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 5 - 1 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट 36 प्लस 16 52 का अंडर रूट 2√13। हमारे पास इन सेंटर का फॉर्मूला ये है। इन सेंटर के x कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 10√2, इसके सामने 1 है। ध्यान रखें हम x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। b की वैल्यू हमें पता है 2√17, इसके सामने है -5 प्लस 2√13, इसके सामने क्या है 9 अपॉन a प्लस b प्लस c 10√2 प्लस 2√17 प्लस 2√13। ठीक है, ये हो गया x कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट लिख लेना। ये आएगा हमारे पास y कोऑर्डिनेट। अपने आप निकाल के देखना, गलती नहीं होनी चाहिए, मैच करना। ठीक है, मैच कर लेते हैं हम अपना आंसर। ठीक है भैया, ठीक है। ये नोट कर लो,
नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया जिसके ये A है, ये B है, ये C है, ये x1, y1, ये x2, y2, ये x3, y3। हमें x1, x2, x3 हमें इस फॉर्म में दे दिए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमें दिया हुआ है A B C इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और हमें एक इक्वेशन दे दी। इक्वेशन हमें क्या दी? इक्वेशन हमें दी x1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - 3 का होल स्क्वायर। ये हमें इक्वेशन दे दी और पूछा क्या है? पूछा है हमसे x1 + x2 + x3 फाइंड वैल्यू ऑफ ये पूछा है हमसे, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। बताओ भाई क्या वैल्यू होगी? पहले वीडियो पॉज करो, एक बार खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है? कर लिया ट्राई? देख लेते हैं एक बार क्या है ये। अगर हम ध्यान से देखें तो ये x1 y1 लिखा है, ये x2 y2 लिखा है, ये x3 y3 लिखा है। अगर हम ध्यान से देखें कि मान लो कि पॉइंट जो O है, O, ये x1 y1 हमें पता है कि A के कोऑर्डिनेट B C। अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस जैसा कुछ नहीं लग रहा। डिस्टेंस लिखा है x1 y1 का -2, 3 से। ध्यान से देखो, x1 y1 का जो डिस्टेंस आएगा -2, 3 से, जो यही आएगा ना, इसको रूट करना पड़ेगा। इन्होंने स्क्वायर कर दिया। भाई डिस्टेंस क्या होता है? अगर हम ये पॉइंट मान लें O और ये पॉइंट है A, तो OA का स्क्वायर क्या होगा? x1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 3 का होल स्क्वायर, यही तो होगा OA, ठीक है। OA लिखा है, ये OB लिखा है, ये OC लिखा है। OA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OB का होल स्क्वायर इक्वल टू OC का होल स्क्वायर। मतलब हमारे पास क्या लिखा है? OA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OB का होल स्क्वायर इक्वल टू OC का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज अगर स्क्वायर इक्वल है तो इनके रूट भी तो इक्वल होंगे। OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC। मतलब ये देखा सा नहीं लग रहा? 3 पॉइंट का डिस्टेंस एक पॉइंट से इक्वल है। 3 पॉइंट ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। अगर 3 पॉइंट ट्रायंगल के वर्टेक्स है और एक पॉइंट जो है उनसे डिस्टेंस सेम है, तो वो क्या होता है? वो होता है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर मतलब हमें यहाँ पे सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3, ठीक है। हमें सर्कमसेंटर पता लग गया। सर्कमसेंटर क्यों है ये पता लग गया कि OA² = OB² = OC²। मतलब क्या होता है इसका?
O is equal to OB is equal to OC। हमें पता है कि O is equal to OB is equal to OC कब होता है, जब O जो पॉइंट है वो सर्कम सेंटर हो। जो सर्कम सेंटर है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, -2,0 हमें दिए हुए थे, यहाँ थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें पता है जो सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर सेम पॉइंट पर लाई करते हैं, मतलब कोइंसाइड करते हैं। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड सेम पॉइंट पर लाई करते हैं, मतलब कोइंसाइड है। कोइंसाइड है तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट सेम होगा। ये हो गया -2, ये है सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, ये है सर्कम सेंटर का x कोऑर्डिनेट। ये दोनों सेम होंगे क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर कोइंसाइड करते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या आया, -6, और y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या आया, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। अगर हम देखें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आई हमारे पास -6, y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू आई 9। तो रेशियो क्या आया हमारे पास, रेशियो हम यहां पे लिख देते हैं आंसर -6/9, जो कि आया -2/3, -2/3। अच्छा क्वेश्चन था ये, मेंस में इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये देख के आना चाहिए कि अगर डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये भी इक्वल होगा और ये सर्कम सेंटर होगा, इतना तो हमें आना चाहिए। ठीक है भाई, नोट कर लो। चलो जी आगे बढ़ते हुए, आगे। ठीक है, तो हमने पीछे एक टॉपिक लिया था स्लोप। एक लाइन की स्लोप हमें निकालने आती है। अगर एक और जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, इसकी स्लोप हमें दी हुई है M1, इसकी हमें दी हुई है M2। M1 M2 हमें गिवन है। हमें पूछा है कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। थीटा हमें निकालना है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद कर लो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे बहुत यूज होगा। दो लाइन के बीच का एंगल हमें निकालना आना चाहिए। tan थीटा क्या होगा, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। आगे मॉड लगा देंगे कि हम हमेशा एक्यूट एंगल निकालेंगे, ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो हम हमेशा एक्यूट एंगल निकालेंगे, स्मॉल एंगल निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें ये एंगल पता चल गया तो हम ये तो अपने आप निकाल लेंगे 180 माइनस थीटा। अगर हमें किसी क्वेश्चन में ऑब्ट्यूज एंगल पूछा है तो हम 180 माइनस थीटा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। अगर M1 इक्वल्स टू M2 है तो थीटा जो होगा वो 0 होगा, 0 डिग्री। ठीक है, और अगर ये लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा जो होगा वो 90 होगा। tan थीटा होगा इनफाइनाइट के टाइम पे नीचे 0, डिनोमिनेटर 0 बनता है, तो 1 प्लस M1 M2 0। This implies M1 M2 is equals to -1। भाई साहब, ये रिजल्ट रट लो, इसको रट लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लो। चलो क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हमें 3 पॉइंट दे दिए, a -2,1, ये b 2,3, ये हमें दे दिया c -2, -4। ठीक है, 3 पॉइंट दे दिए ए बी और सी। पूछा क्या है, हमें पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। तो हम इसकी स्लोप मान लेते हैं m1, इसकी मान लेते हैं m2। सबसे पहले m1 निकाल लेते हैं। m1 क्या आएगा, y2 minus y1, 3 minus 1 2 upon 2 minus 2, 2 upon 4 equals to 1 by 2। m2 क्या आएगा, 3 minus 4 upon 2 minus 2 क्या आएगा, 7 by 4। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है m2 minus m1, 7 by 4 minus half, m2 minus m1 upon 1 plus m1 and 2, 1 by 2 into 7 by 4 का मॉड। कैलकुलेट करो भाई, 7 by 4 इसका एलसीएम लो, क्या आएगा, 7 by 2 by 4, 7 minus 2 upon 1 plus 7 by 8, 5 by 4, 8 plus 7, 15 by 8। मॉड 1 में जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो 5 by 4 डिवाइड बाई 15 by 8, ये तो पता है कि ये उल्टा हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो। 5 by 4 into 8 by 15, क्या आया, 2 by 3। tan थीटा क्या आया, 2 by 3। तो थीटा क्या आया, tan इनवर्स ऑफ 2 by 3, tan इनवर्स ऑफ 2 by 3। ठीक है, 45 से कम है ये एंगल। जेई मेन में कैसे आएगा, जेई मेन में बोल देंगे थीटा बिलोंग्स टू, थीटा इज लेस देन 45 ग्रेटर देन 45 इक्वल्स टू 45, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये ध्यान में रखना क्वेश्चन। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट। नोट कर लिया भैया, इरेज कर देते हैं इसको। एक और
और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है b2 माइनस b1 इंटू b3 माइनस b1 प्लस a2 माइनस a1 इंटू a3 माइनस a1। हमें तीन कोऑर्डिनेट्स दे दिए, अब लोग एक इक्वेशन दे दी इक्वल 0 हमें बोला है। ए पूछ रहा है प्रूव दैट ये है b ये है c, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a1 सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे a2, b2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a3, वो क्या होंगे, प्रूव दैट सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने। फाइंड सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको थोड़ा इक्वेशन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b2 माइनस b1 इंटू b3 माइनस b1 इज इक्वल टू -1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू a3 माइनस a1, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम इस साइड लेके आ सकते हैं, दोनों को क्या आएगा b2 माइनस b1 अपॉन a2 माइनस a1 इंटू b3 माइनस b1 अपॉन a3 माइनस a1 इज -1। अगर हम ध्यान से देखें तो b2 माइनस b1 अपॉन a2 माइनस a1 तो इसकी स्लोप होगी m1, b3 माइनस b1 अपॉन a3 माइनस a1 इसकी स्लोप होगी m2, और ये हमें दिया है -1, मतलब ये हुआ कि m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 है, मतलब परपेंडिकुलर है ये लाइन, ये दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया BAC, राइट एंगल एट A, तो इसके जो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड का मिड पॉइंट। BC के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, हम सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं C'। सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, मिड पॉइंट तो लिखना है a2 प्लस b3 a2 प्लस a3 बाय 2 b2 प्लस b3 बाय 2, ये आ गया सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट। नोट कर लो, ये हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, थोड़ा सिमेट्रिकल दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर इसको कन्वर्ट कर लें तो -1 मिल जाएगा, -1 का मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो इसका सर्कम सेंटर हम क्या लिखेंगे, सर्कम सेंटर लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। नोट कर लो भैया। नोट कर लो, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेट लाइन, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला हमने रिवाइज किया, फिर हमने एक एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला सीखा, ठीक है। फिर हमने उसके बाद 5 पॉइंट किए, एक्स सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। फिर हमने उसके फॉर्मूले देखे, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आप बार बार रिवीजन करो, बार बार क्वेश्चन करो उसके, तो वो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप उसको ऐसे ही मत लेना, तो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको। अगर याद नहीं होते हैं तो रोज रिवाइज करो, एक पेज पर लिख के अपने बोर्ड के सामने लगाओ, आप रोज देखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो जाते हैं सबको, ठीक है, और याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, हमने स्लोप निकालनी सीखी, आज हमने दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना सीखा, एंगल हमें निकालना आ गया tan थीटा की फॉर्म में, और हमें स्लोप निकालनी आ गई। नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर, डिस्टेंस वगैरह वगैरह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उतनी देर तक आप इस जो आज तक पढ़ाया है उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रेट लाइन है इसके 11th के फाइनल एग्जाम्स में, मतलब मान लो बोर्ड, इसको बोर्ड तो नहीं बोलेंगे, चल बोर्ड बोल लेते हैं, बोर्ड में तो आएंगे इसके
दो क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, 1 से 2 क्वेश्चन। और जेई मेन में भी मतलब 1 से 2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं, और एडवांस में भी भैया इसका 1 क्वेश्चन तो आ जाता है। मतलब देख सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन में आ जाते हैं, और 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है इसका। और मतलब देख सकते हैं कि ये चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं आया तो आगे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए इसको थोड़ा सीरियसली चैप्टर को, और इसमें से पक्का क्वेश्चन आते ही आते हैं। हाइपरबोला में चाहे आए ना आए, लेकिन इसमें से पक्का आएगा। ठीक है, तो आज तक जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करना। ओके।